मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं सिविल हॉस्पिटल कैथल में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर लगा हुआ हूँ। और ये आज मेरे जो आपका लेक्चर है यहाँ अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ये मेरी 10 साल की सर्विस का 3077वां लेक्चर है। और ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया गया है, इंटरनेशनल विमेंस डे पर। तो आपके बहाने मुझे दो चीज़ जानने को मिले जब मैंने गूगल सर्च किया कि कौन कौन सी महिलाएं अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की है। तो दो तो मेरी बैचमेट्स उसमें निकल आई। एक डॉक्टर ज्योति यादव जो हैं वो आईपीएस बनी और अभी वो पंजाब में पोस्टेड हैं और उनकी शादी अभी हाल फिलहाल में पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हुई। और सेकंड, डॉक्टर निहारिका यादव, वो अलग यादव हैं, उनकी सिस्टर नहीं है। वो इंडिया की फर्स्ट फास्टेस्ट लेडी सुपर बाइकर बनी और आजकल वो यूनेस्को की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी अभी मैंने उनसे बात भी की थी कि मैम मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आऊँगा क्योंकि मैं एक मीडिया पर्सन भी हूँ। तो वैसे तो जो पुरानी हमारी प्रथाएं होती थी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा वगैरह, उनसे हमारा देश बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका है। और उसके बाद 1947 में जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद से भी गर्ल्स और विमेन की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी गर्ल्स और विमेन जब हम नाम लेते हैं तो वी मीन हर वो महिला, हर वो लड़की जो सबसे निचले तबके से लेकर सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर लगी हुई है, वो लड़की जो हर अधिकार से वंचित है, उसको भी जब हम अपने साथ एक्यूमुलेट करते हैं, ये उस क्यूमुलेटिव टर्म वो महिला या लड़की है। महिलाएं और वो लड़कियां वही नहीं है जो यहां पर बैठी हैं या जो अच्छी पोस्ट पर हैं या जिन अच्छे घरों से आती हैं। हर वो लड़की जिसके पास अपनी सैनिटेशन मेंटेन करने तक का कोई रिसोर्सेज नहीं है और उस तक जो एक मल्टीनेशनल कंपनी या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही है या आईपीएस ऑफिसर है, हर वो महिला इस विमेन टर्म में काउंट होती है। पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए। सेकेंडली, अभी सर ने बोला कि हैरासमेंट नहीं होती है गर्ल्स की या महिलाओं की। केवल महिला और लड़की ही वो जीव है इस अर्थ पर, ह्यूमन फीमेल्स आर दी ओनली लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ जो जन्म से पहले भी प्रताड़ित होती है और जन्म के बाद तो वो सब कुछ हैरासमेंट उसकी होती ही रहती है। जन्म से पहले तो आपको पता ही है कि अगर किसी पेरेंट्स को पता लग जाए कि जी गर्भ में बच्ची पल रही है, तो एक चाहे वो एफ्लुएंट फैमिली से भी हो, बढ़िया फैमिली से भी हो, एक बार तो उनका भी मुंह उतर ही जाता है। चाहे वो कितना ही कहते रहे नहीं नहीं क्या हो गया, देवी आ गई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्ची होगी बच्ची। बट फर्स्ट प्रेफरेंस आज भी सोसाइटी की यही है कि हमारे पास लड़का होना चाहिए, पहला बच्चा या एक लड़का जरूर होना चाहिए। अदरवाइज कोई ये बात आउट नहीं करता। क्योंकि मैं 10 साल से सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मैं सेंस कर सकता हूँ। क्योंकि आज भी जो हमारा डीएनए है वो अपनी सोच से आज़ाद नहीं हो पाया है, बेशक हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो चुके हैं। तो बिफोर बर्थ तो यही प्रॉब्लम आती है गर्ल्स को कि फीमेल फिटिसाइड, आज भी गर्भ में ही उसको मारने की कोशिश की जाती है अगर एक से ज़्यादा लड़कियां पहले ही उनके पास है। सेकेंड, उसके बाद लड़की के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। एक बार इंटरनेशनल विमेंस डे पर एक शर्मा जी थे, तो उन्होंने अपने कलीग को विश किया, विमेन कलीग को, मैम हैप्पी विमेंस डे। तो उस महिला ने पलटकर पता है क्या जवाब दिया, शर्मा जी 364 days you beat us and one day you greet us। 364 दिन तो आप हमारा तिरस्कार करते हैं और एक दिन आप हमारा सत्कार करते हैं। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए समाज में बदलाव कि हर दिन साल का हम महिलाओं का सत्कार हो, हमें इज्जत दी जाए। तो ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम्स जाने जो आज भी महिलाएं फेस कर रही हैं ग्राउंड लेवल पर। और वो मैं क्यों जान पा रहा हूँ, कैसे पता मुझे क्यों फेस कर रही हैं। मेरी ड्यूटी वन स्टॉप सेंटर के ऊपर भी लगी हुई है, जो महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा वन स्टॉप सेंटर बनाया गया। वहाँ पर ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जो प्रताड़ित होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, या फिर जो जैसे बोलते हैं ना कि डेस्टिट्यूट्स, जिनको छोड़ दिया जाता है, परिवार ने छोड़ दिया या घर छोड़ दिया, जिन्होंने किसी अफेयर में आकर घर छोड़ दिया या उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, ससुराल वालों ने निकाल दिया। तो जब मैं उनकी स्टोरीज सुनता हूँ,
जब उनसे बात करता हूं, 23 ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने खुद आत्महत्या से बचाया है, आत्महत्या के विचारों से बाहर निकाला है। और एक अनफॉर्चुनेट लड़की जिसको मैं काउंसलिंग से भी नहीं बचा सका, प्रियंका, वो हमारे नजदीकी गांव की थी, वो सुसाइड कर गई थी। तो इसलिए जानना जरूरी है कि किस किस स्टेप पर किस किस तरह की हरासमेंट आप लोग फेस करती हैं। और मेरा यह मानना है कि एक लड़की जन्म से लेकर 60-70 साल तक होने तक किसी ना किसी फेज में, एज के फेज में हैरासमेंट से जरूर गुजरती है। चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसका पड़ोसी हो, चाहे वो उसका जानकार हो, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, वेरेवर द पर्सन इज, हैरासमेंट जरूर होती है। अब एजुकेशन, गर्ल बड़ी हो गई, एजुकेशन के लिए जाएगी। आजकल तो वैसे 2 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है, आप खबरें पढ़ते ही रहते हैं। 60 साल की बुजुर्ग भी सेफ नहीं है। एजुकेशन के मामले में आज भी गांव में यह सोचा जाता है कि लड़की को केवल ठीक से पढ़ा दिया जाए, चलो 12वीं तक कर लेगी, कॉलेज तक कर लेगी, इसके बाद इसकी शादी कर देंगे, ग्रेजुएशन कर लेगी, अच्छे घर देके शादी कर देंगे। लेकिन क्या एजुकेशन में भी हरासमेंट नहीं है? आप लोगों को आज भी कोर्सेज चूज करने की आजादी नहीं है। ठीक है जी, इसको बीकॉम करा देंगे, बीए करा देंगे कि ठीक है ये पढ़ी लिखी हो जाएगी, लेकिन आज भी आप अपनी मर्जी से कोर्स नहीं चूज कर सकते। और मैं आपकी मतलब सभी महिलाओं की बात कर रहा हूं, देश की हर उस अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला की, कि उसको आजादी नहीं है। और जब वो स्कूल जाती है तो उसे अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता। प्राइवेट स्कूल सब कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकते, वो सरकारी स्कूल में जाती है या किसी भी स्कूल में जाती है, वहां हैरासमेंट। टीचर से लेकर साथ पढ़ने वाला हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी एक लड़की को किस निगाह से देखते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है जी, एजुकेशन, स्कूलिंग भी उसने ये सारे बैरियर्स पास करते हुए एक लड़की क्या कुछ सहती है 12th क्लास तक आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद उसकी आती है प्यूबर्टी, वो जवान हो जाती है। और यहीं से असली उसकी टफ जो लाइफ है वो शुरू होती है। पहली बात तो लड़की अपने आप को ढकना शुरू करती है और समाज से उसकी इस बारे में लड़ाई शुरू हो जाती है। समाज उसके कपड़े उतारने में लगा रहता है और लड़की अपने कपड़े ढकने में लगी रहती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई सिट इन बॉयज ऑल्सो। जो सबसे बड़ी हैरासमेंट आप लोगों के साथ होती है, भले ही वो आपसे कुछ ना कहे, भले ही वो आपसे अपने मन के विचार शेयर ना करे, लेकिन मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इस तरह का एक वातावरण बना दिया है। और जितना ज्यादा हैरासमेंट आप लोगों का, महिलाओं का मीडिया ने किया है, शायद किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं किया है। चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, एडवर्टाइजिंग मीडिया हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसका महिला से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, वो भी महिला को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करता है। बाइक की एड में भी एक महिला को दिखाया जाता है कि अगर आप एक अच्छी बाइक चला रहे हैं तो एक महिला प्रभावित हो रही है, महिला खुश हो रही है। अगर एक पुरुष के अंडरवियर की एड भी है, उसमें भी एक महिला का यूज किया जा रहा है कि महिला प्रभावित हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आज भी क्या वो हैरासमेंट नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है? डू यू फील कंफर्टेबल व्हेन यू वॉच दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट? जब इस तरह का कोई विज्ञापन आता है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या भद्र लगता है क्या? तो एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी इज हैरासिंग विमेन इन इट्स ओन वे। ठीक है जी, पढ़ाई कर ली आपने, 12th पास कर ली, उसके बाद आप कॉलेज लेवल पर पहुंच जाते हैं। कॉलेज में किस तरह के, अभी सर ने एक बात बोली कि वाई मेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। हम लोगों के इमोशंस, जो मेल के इमोशंस हैं, वो फीमेल से अलग क्यों हैं? बिकॉज जो इमोशंस हैं वो आते हैं हार्मोन्स से, और आप गर्ल्स के अंदर जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। मेल के जो इमोशंस हैं वो एक सिंगल हार्मोन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फीमेल हार्मोन्स। जिस वजह से, और ये नेचर ने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एनिमल स्पीशीज में देख लीजिए कि मदर केयरिंग होती है। इफ यू विल सी अ फीमेल डॉग, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होती है, मेल डॉग को कोई मतलब नहीं होता। सेम इज विद ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसके अंदर नेचर ने वो हॉर्मोन्स को इंजेक्ट किया है कि आप बच्चे की केयर करेंगे। अदरवाइज बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन उसकी केयर कौन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ने आप लोगों को दी है, जो बैरियर का काम करता है आपके लिए, आपकी डेवलपमेंट में बैरियर का काम करता है। और ये फॉरेन की भी प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया की नहीं। इट्स नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, बट डेवलप्ड नेशंस आर आल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज आई एम daily follower of the international news, and I have heard this news that even women of United States of America are fighting for their abortion rights. वहां पर भी बच्चा गिराने की अनुमति एक फीमेल को नहीं है, उस पर लड़ाई चल रही है। अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स?
50। हर स्टेट का अलग अलग रूल। ठीक है जी, उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट होगी, जैसे तैसे उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, और उस टाइम पे आपके हार्मोन्स का फ़ायदा, आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आपके माइंड पे एक ऐसा इंप्रेशन बनाया हुआ है, आपको कोई मेल पर्सन भी वहाँ पर टकरा जाता है या आप उसके जो चक्कर में एंटेंगल्ड हो जाती हैं, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। बिकॉज क्यों रॉन्ग है? सोशल मीडिया ये तो बताता है कि वी आर फ्री टू वियर स्मॉल क्लॉथ्स, वी आर फ्री टू हैव रिलेशनशिप विद मेनी बॉयज, बट डू यू नो दैट इलिसिट रिलेशनशिप्स इन दिस एज, जो रिलेशनशिप्स इस एज के दौरान बनाए जाते हैं और जो इसमें ट्रॉमा से गुजरती है महिला, डू यू नो, ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आप लोगों में कॉज करता है। उस ट्रॉमा को आप पूरी उम्र नहीं भुला पाते। आप देखिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप अपने साथ की महिलाओं से जब बात करती होंगी तो उनसी बातों को देखते हुए, सुनते हुए आप समझिए कि किस तरह का ट्रॉमा उनके माइंड पर रहता है। वो मैरिड भी हो जाती हैं तो अपने उस ट्रॉमा को नहीं भूल पाती हैं। कभी ना कभी आप उससे कंपैरिजन ड्रॉ करने लगती हैं अपने प्रेजेंट पार्टनर से, अपने पास्ट पार्टनर का। हमारी बॉडी इतने रिसेप्टर्स के लिए बनी है, हर टाइम कई करोड़ रिसेप्टर्स इस समय हमारे काम कर रहे हैं, आपको पता है। तो हमारी बॉडी किसी चीज को भूलती नहीं है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशन। दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज लाइफ। बिकॉज बेशक से आपकी मैरिज हो जाती है कहीं रिलेशन कहीं और, आप सोचते हैं मैं सेट हूं, बट यू नेवर फॉरगेट, योर माइंड नेवर फॉरगेट्स। And whenever you feel any kind of restriction from your husband or any kind of problem from your husband, your mind, your subconscious mind start comparing with that from your future or present husband, that what kind of things I am going through. तो उसके मैरिज भी हो गई। पहली बात तो, क्या लव मैरिज के लिए आज भी फीमेल्स को आजादी है? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर एम्पावर्ड? वी नीड टू बी एम्पावर्ड। लव मैरिज में भी क्या है, अगर आप मान लीजिए मैरिज की तरफ प्रपोजल को आप फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ वन स्टॉप सेंटर पे जाता हूँ, लड़का मना कर देता है, दैट मेल पार्टनर रिफ्यूजेस, देन अगेन अ ट्रॉमा। फिर आपकी फैमिली जो है अपनी पसंद और अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से, जो फादर हैं आपके, बेस्ट आपके लिए लड़का ढूंढते हैं महिलाओं के लिए। लेकिन क्या उसके बाद भी लाइफ सही हो जाती है? 25% ऑफ माई पेशेंट्स आर मैरिड लेडीज, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्योंकि एक तो मैरिज होने तक इतना ट्रॉमा, इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी तरह की जो सिचुएशंस है वो फेस कर चुकी है, मैरिज होने तक उसका आधा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका होता है उस फीमेल का। और मैरिज में भी पार्टनर ड्रिंक करने लग जाता है। बहुत कम होती हैं ड्रग एडिक्ट फीमेल्स, बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर तो मेल्स ही होते हैं ड्रग एडिक्ट, शराब पीने वाले, बीड़ी पीने वाले। एक महिला उस शादी में भी खुश नहीं रह पाती। क्यों? अगर पति ठीक है तो सास ठीक नहीं है, सास और पति ठीक है तो ननद ठीक नहीं है, सास पति और ननद दोनों ठीक है तो फिर देवर तीनों नहीं ठीक। वो मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमेशा एक लड़की फेस करती रहती है। बिकॉज वीमेन, वो जो लड़की है वो तो सेम है ना, लेकिन कितने फेसेस, कितनी प्रॉब्लम्स वो देखकर उस सब चीज को मैनेज करती हुई चलती है। उसके बाद जो उसके साथ वहां पर सलूक होता है, क्या एक मैरिड लेडी को वो रिस्पेक्ट मिलती है घर में? नो। क्या फ्रीडम मिलती है? जो काउंसलिंग में बताती हैं महिलाएं अपना एक्सपीरियंस, शादी होने के बाद मेरी फ्रीडम चली गई। पति शक करता है, बाहर नहीं जाने देता है, जहां जाती हूं वहां साथ जाता है, मोबाइल्स चेक करता है मेरे। दिस इज नॉट लव, दिस इज सस्पिशन, शक है ये। तो क्या ये वीमेन एम्पावरमेंट है? उसके नाम पर अब जब, ठीक है मैरिज भी हो गई, फिर बच्चे हो गए, जब वो बच्चे देखते हैं आपके साथ ऐसा सलूक घर में कि फादर जो है मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उस बच्चे भी सीखते हैं कि मदर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, तो बच्चे भी नहीं बात मानते। दिस इज रियलिटी और नॉट? आप मुझे बताइए कि क्या कोई ना कोई फेज में किसी ना किसी महिला को प्रॉब्लम आती है? नहीं, लाउडली बताओ, तेज आवाज में बताओ, यस या नो? आती है ना? ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं कि जी हेल्थ, एजुकेशन में तो प्रॉब्लम आई गई, क्या हेल्थ वाइज भी लड़कियों को वो आज़ादी है? क्या आप फ्रीली ये बता सकती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है? आपको 100 बार सोचना पड़ता है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले। और यदि खुदा ना खास्ता उस लड़की को कोई
साइकेट्रिक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, फिट्स जैसे दौरे आने लग गए, तो एक लड़के को तो ये कहा जाएगा कि इसके अंदर दौरे आ रहे हैं और एक लड़की को ये कहा जाएगा कि इसके ऊपर किसी तरह की ओपरा साया है, वो मानसिक तौर से बीमार है, उसके साथ टैबू जुड़ जाएगा, उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा उस लड़की का। हेल्थ, क्या आज भी वो फ्रीडम है आपको कि आप अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर सके ओपनली कि भी हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं? क्यों? वी आर डीलिंग विद दैट। आप सोचेंगे, मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहता हूँ और मैं फेमिनिस्ट हूँ, मतलब मैं फीमेल्स के लिए वर्क करता हूँ कि भाई हाँ इनकी कोई हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस इनके टॉपिक पर बनाकर डालें। तो मुझे कॉलेज की तरफ से इनविटेशन आया और उन्होंने कहा कि हमारी गर्ल्स को आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है डॉक्टर साहब। मैं कहा व्हाई यू आर चूजिंग मी? तुम किसी गर्ल को बुलाओ, किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमें पता है वो लेडी डॉक्टर भी नहीं बता पाएगी इतने अच्छे से जितने अच्छे से आप बता पाएंगे। क्या है वुमेन एम्पावरमेंट, कि एक लेडी भी एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को वो चीज नहीं बता पा रही है जब बंद कमरे में सभी लेडीज हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आज भी हमारा माइंड, वीमेन का माइंड, गर्ल का माइंड बाधित है, बंधित है, बंधन में है। तो उस वीडियो को जब मैंने शूट किया, ठीक है जी, लेक्चर भी दे दिया, सैनिटरी नैपकिंस पर था वो कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द करंट डे सैनिटरी पैड्स दैट द गर्ल्स आर यूजिंग एंड व्हाट आर द अल्टरनेट्स। उस पर वीडियो बना के मैंने चैनल वालों को दी, ये चलानी है। 90% चैनल वाले रिफ्यूज कर गए। क्या डॉक्टर साहब ये चलाएंगे? आप पे भी कमेंट आएंगे डॉक्टर पागल हो गया, और हमारे चैनल पे भी बात आएगी ये चैनल वाले क्या चलाने लग गए। एक चैनल वाले ने उस वीडियो को चला दिया, उस वीडियो के 3 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए और हजारों हजार शेयर, और हर महिला धन्यवाद कर रही है उसके नीचे कमेंट देके, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आप सोचिए कि चेंज भी हो रहा है, लेकिन एम्पावरमेंट की भी अभी भी कमी है सोसाइटी में। अब बात करते हैं कि एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है और उनका कैसे मिसयूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है, कोर्ट्स कोशिश नहीं कर रही हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ है हमारी सोसाइटी के? ताओ, लेजिस्लेशन, सरकार, एग्जीक्यूटिव जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, थर्ड जुडिशरी, एंड फोर्थ मीडिया। ये चारों स्तंभ हमारी सोसाइटी के हैं। ये चारों भी कोशिश कर रहे हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट पे कुछ काम किया जाए, लेकिन उस वीमेन एम्पावरमेंट का कैसे मिसयूज हो रहा है? पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन के बारे में हम कब से सुन रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन देंगे हम वीमेन को। हुआ क्या? हुआ? यस और नो? तो पॉलिटिक्स, उस पर भी पॉलिटिक्स कि किसी तरह से फीमेल, क्यों? इसका रीजन भी बताऊंगा कि फीमेल एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट देश में क्यों नहीं हो पा रहा है। जानना चाहोगे? कौन कौन जानना चाहेगा? रिजर्वेशन। सेकंड, लॉज को स्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं? 354, 376, छेड़छाड़, बलात्कार जी, अरेस्ट होते ही जेल में चला जाएगा, बस ये एक बार कंप्लेंट करा दे इसकी और ये जेल चला जाएगा। बट क्या उससे विक्टिम को फायदा हो रहा है? जितने स्ट्रिक्ट कानून आज सरकार लड़कियों के हक में बना रही है, उनका ज्यादा मिसयूज ही हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक हाई कोर्ट में दिए एफिडेविट में किया था कि कई गुना केसेस जो हैं, जो 100 में से कई केसेस फॉल्स हैं, झूठे हैं। और उससे कारण क्या है? उससे आपकी तो इमेज टेंट होती ही है, वैसे ही फीमेल्स के लिए भी आजकल ये बात नेगेटिव इमेज बनने लगी है, बनती है, बन रही है कि इनसे दूर रहो, इनसे बात मत करो, इनसे कोई फालतू बात ना करो, जिससे आपका डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है सोसाइटी से। वो भी एम्पावरमेंट में बाधा है, और उससे विक्टिम फीमेल को फायदा कम है, विक्टिमाइजेशन ऑफ मेल ज्यादा है। उससे पुरुष का नुकसान हो रहा है जितना कड़ा कानून बन रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए दहेज का कानून। दहेज का कानून पहले क्या होता था? पति का नाम ले दिया जी, सारा ससुराल वाले सारे जेल में बैठे हैं। धीरे धीरे फिर कोर्ट्स ने उनको डाइल्यूट करना शुरू किया कि भाई एकदम गिरफ्तारी नहीं करनी, भाई दहेज का अगर केस हो गया तो पहले छानबीन करनी है कि क्या गलती थी क्या नहीं थी।
ऐसे ही अब फिर कोर्ट्स ने इनको रेप के कानूनों को भी डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। फिर वो लिव इन रिलेशनशिप का कानून आ गया जी, अब लिव इन में भी रह सकती है, क्यों? डाइल्यूशन शुरू हो गया। तो डाइल्यूशन भी होता रहा है पैरेलली, और साथ में विक्टिमाइजेशन ऑफ मेल्स भी हो गया। तो यहां आपकी एम्पावरमेंट के नाम पर भी आपका मिसयूज होता है। थर्ड, अब आपने सुना होगा कि जी ये सीट महिला के लिए रिजर्व है, यहां से एमएलए महिला बनेगी, यहां से सरपंच महिला बनेगी, ठीक है। जब कोई महिला सरपंच बन भी जाती है, मान लो पहले डॉक्टर विनय गुप्ता ने खड़ा होना था सरपंच की सीट पे, तो महिला की सीट आ गई, हाँ चलो अपनी वाइफ को खड़ा कर दूंगा मैं। लेकिन क्या उस महिला को सरपंच बनने के बाद भी उसका हक मिलता है? नहीं। उसका पति, उसका भाई, उसका बाप, उसका देवर, उसका जेठ, सारे प्रतिनिधि बन जाते हैं उसके। ये हमारा प्रतिनिधि है, केवल उसका स्टैंप की तौर पर यूज होता है, हाँ भाई यहां साइन करने हैं तुमने। तो क्या एम्पावरमेंट हो रहा है? एम्पावरमेंट के नाम पर भी मिसयूज हो रहा है। ठीक है जी, प्रतिनिधि बन गया, क्या दिक्कत है? बन गया, मेरे हस्बैंड मेरे प्रतिनिधि है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो प्रतिनिधि गलत काम नहीं कर रहा? हमारे कैथल की जो एक्स चेयरमैन थी, उनका नाम नहीं ले सकता, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उनके फादर और उस एक्स चेयरमैन के भाई रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और वो चेयरमैन भी जेल जाते जाते बची थी। तो क्या उस वीमेन की गलती थी? उस वीमेन की ये गलती थी कि वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उस सीट को रिजर्वेशन किया गया? नहीं। सो योर एम्पावरमेंट इज ऑल्सो बीइंग मिसयूज्ड। और क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों का एम्पावरमेंट? क्योंकि मेल्स आप लोगों की कभी एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। एक पुरुष समाज, सबसे ज्यादा खतरा आज महिलाओं को किससे है? महिलाओं से है क्या? पुरुषों से है। एक किसी पुरुष ने एक महिला अकेली जा रही थी। अब तुम्हें पता ही है कि अकेली महिला को देख के पुरुष ने सोचा कि तू भी उससे बात कर ले, या उसको जो भी जिस वे में भी उसने कहा, उससे कहा कि जी आप अकेले बैठे हो यहाँ पे। बोले, तो कहता वो पुरुष उससे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके साथ हूं। वो बोली किससे? किससे रक्षा करोगे? क्योंकि और कोई दुश्मन थोड़ी ना है आपका। The male society itself wants to dominate on the female society। वो खुद एक पितरी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। वो खुद ही नहीं चाहता है कि आज एक पति के मन में कितना ही हो कि मेरी वाइफ भी ये बननी चाहिए। एक लेवल के बाद ईगो कह लो, या कह लो कि कुछ भी, पितरी सत्ता कह लो, पैट्रियार्कल सोसाइटी की थिंकिंग कह लो, एक पॉइंट के बाद वो कहीं ना कहीं उसको कहेगा कि बस अब रुक जा, अब और आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए जब तक आप लोग पुरुषों से ये अपेक्षा रखोगे कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, ये हमें एम्पावर करेंगे, नो। एक महिला को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए, और हर स्टेज ऑफ लाइफ पे हर एक अलग अलग तरह की अवेयरनेस की जरूरत है। कैसे? जब आप फिफ्थ क्लास में एक अच्छा माइंड डेवलप हो जाता है, फिफ्थ से जब आप आगे बढ़ती हैं, ये बताना क्यों जरूरी है? आप तो बढ़ गई आगे, लेकिन अगर घर में कोई छोटी बहन है, कोई बच्ची है, कोई फ्रेंड है, उसकी बच्ची है, उसके ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज ना हो या इस तरह की प्रॉब्लम्स उसे ना आए, फिफ्थ के बाद उसे ये सिखाओ गुड टच बैड टच क्या है, ताकि उसका कोई पूरी उम्र फायदा ना उठा सके। देन जब वो प्यूबर्टल एज में आ जाए, जब वो हेल्थ वाइज उसके पीरियड्स आने शुरू हो, उसे बताओ कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, डिस्कस करना है, शर्माना नहीं है। फीमेल डॉक्टर के पास जाओ, तुम चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ, कभी भी उस चीज को छुपाना नहीं है। कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उस चीज को बताओ। उस लड़की को फ्रेंड के तौर पर ट्रीट करो। और ज्यादातर केसेस में लड़कियां बाहर लड़कों से रिलेशन इसलिए बनाती हैं क्योंकि घर में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो फ्रीडम नहीं मिलती। तो जब बाहर का कोई लड़का उनको ये बताता है कि मैं तेरी केयर करता हूं, मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा, तो वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करती है, यार घर में तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है, ये लड़का ज्यादा बढ़िया है। फिर जब घर वाले, उसका लड़का कुछ गलत करता है तो घर वाले कहते हैं यार हमने तो बढ़िया अच्छे से नाजों से पाली थी, इसने हमारे साथ धोखा कर दिया। नो, कोई भी लड़की मैं मानता हूं बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसको सब पता होता है। लड़की बस चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, बताती नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस, उसको सब पता होता है कौन सा पुरुष कैसा है, उसके साथ कैसे बात कर रहा है, क्या व्यवहार है, इसके मन में क्या है, नहीं पहचान लेते आप लोग? तो
तो असली वीमेन एम्पावरमेंट, हर एक इंडिविजुअल लड़की जब अपने अंदर एम्पावर हो जाएगी ना, तो अपने आप ही सोसाइटी में वीमेन की एम्पावरमेंट हो जाएगी। तो एजुकेशन में उसको फ्रीडम देनी है कि उसने क्या चूज करना है। उसके बाद उसको सिखाओ कि क्या सेक्स एजुकेशन उसको दो कि भाई हाँ, कैसे सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, जिससे वो सतर्क रहेगी। हर एक लड़की को अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी हॉबी डेवलप करनी चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ में आने वाली जो कठिन परिस्थितियां हैं उससे वो उबर सके। डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, पेंटिंग होगी, ड्राइंग होगी, सीखनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, ताकि उसके जो मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीव हो सके और जिसे बाद में वो प्रोफेशनल तौर पर भी यूज़ कर सके। मान लीजिए किसी को ड्राइंग बहुत अच्छे से आगे उसने कोर्स कर लिया, तो शादी के बाद मान लो वो कुछ पोस्ट पे नहीं लग सकती, तो कम से कम ड्राइंग टीचर तो लग सकती है, म्यूज़िक टीचर तो लग सकती है, घर में 4 बच्चों को म्यूज़िक सिखा सकती है। तो इसलिए हर एक औरत जिस दिन एम्पावर हो जाएगी अपने आप में, खुद में, तो पूरी सोसाइटी की वीमेन की एम्पावरमेंट हो जाएगी। किस-किस को समझ आ गई बात? हैंड रेज़ करो जिस-जिसको समझ आ गई। थैंक यू।